नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत का जनूबी पड़ोसी है श्रीलंका। किसी ज़माने में तो वैसे भारत का हिस्सा हुआ करता था। खैर, अब वो एक आज़ाद मुल्क है और भारत की शुरू से ये पॉलिसी रही है, ख़ास तौर पर ये मोदी सरकार की, नेबर्स फर्स्ट, यानी पड़ोसियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी सही हतल मकदूर कोशिश की है कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखें, बुरे वक्त में उनकी मदद करें और किसी का बुरा न चाहें। ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमारी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद कभी उसने पॉजिटिव या शफ़ी जो है ना रिएक्शन नहीं दिया, रद्द-ए-अमल नहीं दिया। खैर, मैं आपको बता रहा था श्रीलंका में ताज़ा ताज़ा इंतखाबात हुए और उसमें अरुण कुमार दिसानायके ये सदर मुंतखब हो गया। मैं आपको बता दूं, श्रीलंका में जो मेन पोजीशन है ना, पावरफुल जो पोस्ट है वो सदर की होती है। प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर में काम करता है। तो ये प्राइम सदर हैं अरुण कुमार दिसानायके। वो इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई उनकी, बहुत जीते अक्सरियत से। और उसके बाद ये देखा जा रहा था कि वो बाहर के जो दौरे कर रहे हैं उसमें पहला मुल्क कौन सा होगा। ये तो हमारे सब देखने और सुनने वालों को इल्म होगा ही कि ये जो इंडियन ओशन का जो इलाका है ना, वहाँ पर दोनों ममालिक हिंदुस्तान और चीन दोनों कोशिश करते रहते हैं कि जितने ज़्यादा दोस्त बढ़ा सके अच्छा है। तो ये देखा जाता है कि ये जो पड़ोसी मुल्क है वो पहले पहले किस मुल्क का दौरा करते हैं। तो इस तरह से तो अरुण कुमार दिसानायके ने ये सिग्नल दे दिया है कि वो सबसे ज़्यादा अहमियत भारत को देता है, इसीलिए उसका पहला गैर मुल्की दौरा भारत का है। कल आए हुए थे, उनके मोदी से बाहमी दिलचस्पी की और बाहमी ताल्लुकात पे बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए। अभी मुश्तरका एलामिया आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं थोड़ा इसका पस मंज़र। श्रीलंका जो है ना 1920 में बर्बाद हो गया था, बिल्कुल माशी तौर पर, इकोनॉमिकली। कई वजूहात थी। मेन वजह तो थी कि एक वहाँ का मिनिस्टर था उस वक्त का, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का हुक्म दे दिया और किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र वगैरह के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से श्रीलंका की एक एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया और अनाज की पैदावार कम हुई, जिसकी वजह से उनको हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ी। फिर उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, बुराई कभी अकेले नहीं आती, किसी और को साथ में लेके आती है। तो 20 में आ गया, हकीकत में तो 2019 का ही था कोरोना बीमारी, लेकिन 20 में बड़े ज़ोरों से ज़ाहिर हो गया। तो उसकी वजह से श्रीलंका की जो अकेली कमाई वाली इंडस्ट्री थी, यानी टूरिज्म इंडस्ट्री, वो बर्बाद हो गई। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गए, लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, तो श्रीलंका भी उसमें बर्बाद हो। उसके बाद उसकी हालत ये हो गई कि 350 वहाँ का जो रुपया है, श्रीलंकन रुपये, $1 350 के बराबर हो। उस वक्त में श्रीलंका की किसी ने मदद की तो वो भारत था। भारत ने उसे उधारी पे तेल दिया, भारत ने उसे उधारी की ओलाइव ब्रांच दी, यानी $4 बिलियन का कर्जा दिया भारत ने श्रीलंका को। और यह अलग बात है कि इसके साथ साथ श्रीलंका ने फिर IMF से भी राब्ता किया, कांटेक्ट किया
और उनसे भी उन्होंने लोन लिया है। लेकिन आईएमएफ वाले ये भी देखते हैं कि हमारे साथ साथ और कौन इसकी मदद कर रहा है। जैसे पाकिस्तान जो है ना, जब भी आईएमएफ को कांटेक्ट करता है वो तो लेता ही रहता है हमेशा। एक प्रोग्राम पूरा नहीं होता तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है। तो हमेशा उसको बोलते हैं आईएमएफ वाले, पहले सऊदी अरेबिया और चीन से कर्जा लेके दिखाओ, फिर बाद में हम तुमको देंगे। तो इसी तरह श्रीलंका को भारत ने उस वक्त $4 बिलियन दिए और फिर उन्होंने अपनी पॉलिसीज भी अच्छी रखी। तो अभी उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल हो चली है। अब यहाँ पर मैं इसका मुआवजा चीन से भी करना चाहूँगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको। श्रीलंका के साउथ में जो अभी वो तो एक जजीरा है, टापू है, तो चारों तरफ उसके पानी ही पानी है, समंदर है, इंडियन ओशन। तो वो उसके जो साउथ में है ना, एक नई बंदरगाह बनाई गई। चीन वालों ने उसे मशवरा दिया, हम्बनतोता में एक बंदरगाह बनाते हैं। कोलंबो में उसका बहुत बिजनेस होता है, जो कोलंबो नॉर्थ में पड़ता है श्रीलंका के, और ये हम्बनतोता था साउथ में। नई बंदरगाह बनाई उन्होंने हम्बनतोता में। अब बंदरगाह के लिए चीन ने वो जो BRI है उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड OBOR, वो जो उसकी स्कीम है जिसमें उसने आधी दुनिया को अपना मकरूज बना रखा है, कर्जे चढ़ा दिए हैं और सबको, वो पठान का कर रहा है, वो खून चूस लेते हैं चीन वाले, जैसे पाकिस्तान का चूस रहे हैं और अफ्रीका का, मिडिल ईस्ट का। ये इसी तरह इन्होंने श्रीलंका को $1 बिलियन दिया लोन कि चलिए हम आपकी ये बंदरगाह बनाते हैं। जब बन के तैयार हो गई तो वहाँ पे कोई बिजनेस ही नहीं, साउथ में कुछ बिजनेस नहीं होता। जो भी जहाज आते हैं वो सब कोलंबो आते हैं। अब चाइना को तो कर्जा वापस चाहिए, उसके साथ इंटरेस्ट भी चाहिए, सूद भी चाहिए। जब श्रीलंका ने पैसे देने से माजरत जाहिर की कि भाई मेरी तो ताकत नहीं है, कमाई नहीं हो रही, तो चीन ने श्रीलंका से वो बंदरगाह 99 ईयर्स की लीज पे लिखवा ली, यानी कब्जा कर लिया उस पे। ये इसी तरह एक दिन पाकिस्तान पे भी वो ऐसे ही कब्जा करेगा। खैर वो एक अलग बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह दोस्त और दुश्मन के दरमियान तमीज होती है, क्योंकि मशहूर कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो मुश्किल के वक्त में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। तो अभी मैंने आपको अर्ज किया कि श्रीलंका का जो सदर है अरुण कुमार दिसानायके, वो भारत आया हुआ है। तो उसने कल इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया, भारत का जो लीडिंग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है। उसमें उसने साफ साफ कहा, जब उससे जाहिर है हिंदुस्तान के साथ चीन का भी जिक्र होता है, उसने कहा कि हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है कि चीन के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात, बावजूद इसके कि चीन उसके साथ अच्छा नहीं चला, फिर भी वो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। लेकिन भारत की पोजीशन हमारे यहाँ नुमाया है और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो भारत के नुकसान में हो। यानी हम भारत की सिक्योरिटी को खतरे में डालें, ऐसा कोई काम, ये उसने साफ साफ कह दिया। यहाँ पर हम इसका मुआवजा बांग्लादेश के साथ भी कर सकते हैं, भारत का और बांग्लादेश का। जब तक हसीना वाजिद थी, यानी 5 अगस्त 2024 से पहले तक 10 साल के लिए हुकूमत चली, 11वें में आई तो उसको हटा दिया गया। तो जब तक वो हसीना वाजिद थी तो उसको भी कोरोना के ज़माने में तकलीफ हुई थी, उसको भी भारत ने $4 बिलियन का कर्जा दिया था। लेकिन अच्छा, उसको भी उधारी पर जो है तेल देते रहते थे, अब भी दे रहे हैं। और उधारी पर बिजली, 85% बिजली जो बांग्लादेश में काम में आती है वो भारत से जाती है जो है। हालांकि मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि नेपाल के पास ज़्यादा बिजली है, तो वो भी बांग्लादेश को बेचने के लिए भारत ने उसकी मदद की।
और नेपाल से बिजली पहले भारत के जो ग्रिड होते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रिड होते हैं, वहां पे आती है, फिर वहां से बांग्लादेश को जाती है। यानी भारत हर लिहाज से बांग्लादेश की मदद करता रहा है। लेकिन उसके बदले में ये जो नई इस्लामी सरकार आई है, इसने तो दुश्मनी का ढोल बजा दिया है। और वो तो हर रोज इस किस्म के वहां से बयान, कल भी मैंने प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा कि किस तरह वो भारत को बुरा भला बोल रहे हैं, बावजूद इसके कि आज तक भारत ने एक भी काम बांग्लादेश के नुकसान में नहीं किया। लेकिन अब लग रहा है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ दुश्मनी बढ़ा रहा है। खैर, ये उसके अपनी तरजीहात हैं और उसकी वजह से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 3-4 महीने में वहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है। मेन उनका जो है, एक तो बिजली भारत से जाती थी, उसमें कमी वाकई हो गई, बिल नहीं भर रहे, वो पैसे नहीं दे रहे, अडानी से लेते हैं, दूसरों से लेते हैं, मणिपुर से जाती है। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चालू रखेंगे? फिर भी चालू है, लेकिन कम कर दी है भारत ने उसको बिजली देना, क्योंकि भाई पहले के पैसे तो दो कम से कम। और उसकी वजह से वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। और दूसरे, वो सारा दिन एजिटेशन में लगे रहते हैं लोगों को। अभी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी किसी मुल्क में, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और ये तो आप खुद पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबल रहता ही नहीं है। सारा दिन सिर्फ ये इस्लाम, एक दूसरे की मार कुटाई, शिया सुन्नी, अहमदिया, ये वो, या हिंदुस्तान को गालियां देते रहेंगे ऐसा, जिसकी वजह से हालत ये है कि $1-1 बिलियन के लिए वो नाक रगड़ रहे हैं IMF के आगे, फिर भी उनका काम नहीं हो रहा। और उसके बदले में भारत ने तो श्रीलंका को या ये इसको बांग्लादेश को बुरे वक्त में $4-4 बिलियन के कर्जे दिए। हत्या कि अभी तो मालदीव से जिसने भारत को गालियां देना शुरू किया था, मोहम्मद मुइजू की नई सरकार आई, उसको भी भारत ने $500 मिलियन का कर्जा दिया, जब उसके पास से फॉरेक्स क्रंच दिखाई देने लगा। भारत हमेशा नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी पे चलता है। ये अलग बात है कि दूसरे जो हमारे पड़ोसी हैं वो किस तरह इसका जवाब देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।